नमस्कार दोस्तों, सच्ची क्राइम कहानी पर आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की सर्द अंधेरी रात में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है और आंखें आंसुओं से भीग जाती है। एक चलती बस में 23 साल की मासूम लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। हम निर्भया केस की बात कर रहे हैं। संभव है कि आप भी अब तक निर्भया केस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन हम आपको इस केस की कुछ ऐसी बारीकियां बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने अब तक नहीं सुना होगा। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे निर्भया का जिंदा छोड़ा गया दरिंदा आखिर कहाँ और किस हालत में है। हम आपको बताएंगे एकमात्र जिंदा नाबालिग दरिंदे को 10,000 रुपये और सिलाई मशीन देने की पीछे की कहानी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी शुरू करते हैं। निर्भया का जन्म 10 मई 1990 को दिल्ली में हुआ था। वो अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और परिवार की एकलौती बेटी भी थी। निर्भया के माता पिता ने बेटे और बेटियों में बिना कोई भेदभाव किए निर्भया को भी अच्छी शिक्षा दी थी और निर्भया को भी बराबरी का मौका दिया था। निर्भया बचपन से ही काफ़ी तेज थी और वो हमेशा अपने परिवार वालों के उम्मीदों पर खरा उतरती थी और आगे बढ़ना जारी रखती है। वह मेडिकल फील्ड में आने का फैसला करती है और फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन लेते हुए काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ फिजियोथेरेपी की डिग्री भी हासिल कर लेती है। जब ये घटना घटी थी तब निर्भया फिजियोथेरेपी की ही इंटर्नशिप कर रही थी। बात 16 दिसंबर 2012 की है। दिन रविवार था। छुट्टी का दिन होने की वजह से निर्भया अपने एक दोस्त अमरिंदर प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखने जाने का प्लान करती है। अमरिंदर प्रताप पांडे पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। उन दिनों सिनेमा घरों में आमिर खान की फिल्म तलाश लगी हुई थी। फिल्म की काफ़ी चर्चा थी, इसलिए निर्भया अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाती है और ये दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। जब ये लोग सिनेमा घर तक आते हैं तो वहाँ काफ़ी भीड़ लगी होती है और इन्हें फिल्म का टिकट नहीं मिल पाता है। इसलिए दोनों तलाश फिल्म देखने के बजाय लाइफ ऑफ पाई नाम की फिल्म देखने का फैसला करती है। इवनिंग शो में लाइफ ऑफ पाई देखने के बाद निर्भया और अमरिंदर प्रताप पांडे अपने अपने घर जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार करने लगते हैं। वैसे तो रात बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, पर ठंड ज़्यादा होने की वजह से ऑटो बहुत कम आ रहे थे और जो जा भी रहे थे वो मुँह मांगी कीमत पर जाने की बात कर रहे थे। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद एक ऑटो वाला मिलता है जो इन्हें लेकर चलने को तैयार हो जाता है, मगर वो इन दोनों को मोनिरका बस स्टैंड तक ही ले जाने के लिए राजी होता है। ये दोनों सोचते हैं कि मोनिरका से बस लेकर द्वारका तक चले जाएंगे, इसलिए ये दोनों ऑटो से चलकर मोनिरका बस स्टैंड तक आ जाते हैं। मोनिरका बस स्टैंड आने के बाद ये दोनों थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, मगर इन्हें अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सही सवारी नहीं मिलती है। हालांकि जब रात के 9 बज रहे होते हैं तभी एक सफ़ेद कलर की काले शीशे वाली बस वहाँ से गुजरती है। बस के गेट से एक लड़का चिल्लाते हुए इन लोगों से पूछता है कि कहाँ जाना है। जवाब में निर्भया का दोस्त कहता है, मुझे द्वारका जाना है। फिर बस वाला बोलता है कि हम भी वहाँ जा रहे हैं। इसके बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ इसी बस में बैठ जाती है। जब निर्भया और उसके दोस्त बस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बस के अंदर 3 और सवारी है, इसलिए दोनों निश्चिंत होकर बस में ही बैठ जाते हैं। बस के अंदर एक लड़का इनसे किराए के तौर पर 10-10 रुपये भी ले लेता है। हालांकि जब ये दोनों टिकट मांगते हैं तो
वह बदतमीजी करने लगता है। बस वालों द्वारा टिकट न देना उन दिनों कोई नई बात नहीं थी, इसलिए दोनों खामोश होकर बस के अंदर ही बैठ जाते हैं। बस वालों द्वारा टिकट न देना उन दिनों कोई नई बात नहीं थी, इसलिए दोनों खामोश होकर बस के अंदर ही बैठ जाते हैं और अपने मंजिल तक जाने का इंतज़ार करने लगते हैं। पर किसे मालूम था कि उनका इंतज़ार बस इंतज़ार बनकर ही रह जाएगा। कुछ देर तक बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है, पर कुछ ही देर बाद बस निर्धारित रूट से हटकर दूसरे रास्ते पर चलने लगती है। इसका अंदाज़ा होते ही अमरेंद्र प्रताप, जो निर्भया का दोस्त था, वह इस पर सवाल करते हैं, पर बस में बैठे लड़कों द्वारा सही सही जवाब देने के बजाय उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उससे पूछने लगता है, तुम दोनों हो कौन और इतनी रात को क्या कर रहे थे। और वह अन्य 3 लोग जो पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे, वह भी बस स्टाफ के ही साथी थे, पैसेंजर नहीं। अब ये सभी 6 लोग मिलकर निर्भया के दोस्त के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जब निर्भया का दोस्त जवाब देने लगता है तो इस पर बस के अंदर सभी उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। एक लड़का बस में इस्तेमाल होने वाली लोहे की रॉड निकालता है और उसके सिर पर जोर से मारता है, जिससे निर्भया के दोस्त बेहोश हो जाता है। अब आगे निर्भया के साथ रूह कांपा देने वाली दरिंदगी का सिलसिला शुरू हो जाता है। निर्भया के दोस्त को मारने पीटने के बाद जब ये लोग देखते हैं कि वो लड़का बेहोश हो गया है, तो ये सभी निर्भया को खींचते हुए पिछली सीट पर ले जाते हैं। अब यहाँ जो कुछ भी निर्भया के साथ होता है, उसे हम शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते हैं। बस चलती रहती है और निर्भया के साथ दरिंदगी अंजाम दी जाती रहती है। यह सिलसिला 2-2.5 घंटे तक चलता है। इस बीच उस बस के बगल से पुलिस की गाड़ी गुजरती है। बस खुद भी कई थानों के बगल से गुजरती है, मगर कोई भी इस बस को रोकता नहीं है और बारी बारी से बस के अंदर मौजूद सभी 6 दरिंदों द्वारा निर्भया के शरीर को नोचा जाता है। निर्भया के दोस्त, जो सर पर लगे लोहे की चोट की वजह से बेहोश हो गया था, इसलिए वो निर्भया की मदद करने की स्थिति में नहीं था। 6 लोगों के साथ लड़ना अकेले निर्भया के लिए संभव नहीं था। फिर भी निर्भया अपनी पूरी हिम्मत लगाते हुए उन दरिंदों से लड़ती है। बाद में हुए खुलासों के मुताबिक वह सभी दरिंदों पर कई बार वार करती है और कईयों को काटकर बचने की कोशिश भी करती है, पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाता है। जब उन सभी दरिंदों का मन भर जाता है तो ये सभी मिलकर निर्भया को बस से बाहर फेंककर उसे कुचलते हुए एक्सीडेंट का रूप देने का प्लान बनाते हैं। मगर उससे पहले ये लोग मिलकर तय करते हैं कि निर्भया का दोस्त भी मर जाना चाहिए। जब उन सभी दरिंदों का मन भर जाता है तो ये सभी मिलकर निर्भया को बस से बाहर फेंककर उसे कुचलते हुए एक्सीडेंट का रूप देने का प्लान बनाते हैं। मगर उससे पहले ये लोग मिलकर तय करते हैं कि निर्भया का दोस्त भी मर जाना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से निर्भया के दोस्त के सर पर लोहे के रॉड से वार किया जाता है और फिर दोनों को चलती बस से फेंक दिया जाता है और उनका मोबाइल समेत सभी सामान लूट लेते हैं। अभी रात के लगभग 11 बज रहे थे। दरिंदों ने निर्भया के दोस्त की जान लेने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो उसकी जान नहीं ले पाते हैं और बस से फेंके जाने के बाद वही दोस्त होश में आने के बाद लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं। एक अनजान व्यक्ति इन दोनों को बुरी हालत में देखकर पुलिस को फ़ोन करता है और थोड़ी देर बाद पुलिस की टीम भी वहां पहुंच जाती है और तुरंत दोनों को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। निर्भया के साथ कितनी बर्बरता की गई थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि निर्भया की आंख बाहर निकल चुकी थी, बेतहाशा ब्लीडिंग हो रही थी और उसके शरीर के अंदर लोहे की रॉड डाली गई थी। निर्भया की स्थिति को देखते हुए तत्काल इलाज शुरू कर दिया जाता है। हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट दी जाती है। कुछ ही घंटे बाद ये खबर मीडिया के जरिए देश को पता लगती है। जब लोग पूरी कहानी सुनते हैं
तो लोग गुस्से से भर जाते हैं। लोग प्रशासन और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ लोग जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सजा की मांग करने लगते हैं। और देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले लेता है और लोग देश भर में निर्भया के लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं। मगर निर्भया की हालत अस्पताल में दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाती है। यहाँ तक कि 16 दिसंबर 2012 से लेकर 19 दिसंबर 2012 के बीच निर्भया की एक के बाद एक 5 सर्जरी करनी पड़ती है। लाख कोशिश के बावजूद निर्भया की स्थिति बिगड़ती चली जाती है। इस कारण 21 दिसंबर को भारत सरकार की ओर से डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई जाती है और सरकारी खर्चे पर निर्भया को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देने को कहा जाता है। इसके बावजूद निर्भया की स्थिति नहीं सुधरती है, यहाँ तक कि इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। इधर सड़कों पर लोगों का हुजूम निर्भया के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा था, तो इधर डॉक्टर जी जान लगाकर निर्भया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर निर्भया की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा मीटिंग बुलाई जाती है और निर्णय लिया जाता है कि निर्भया को वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। इसी के बाद निर्भया को माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट में भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। फाइनली 27 दिसंबर को निर्भया को माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और इसका इलाज शुरू हो जाता है। मगर यहाँ आते ही निर्भया की हालत और भी बिगड़ जाती है और 29 दिसंबर को स्थानीय समय अनुसार 4:45 पर निर्भया इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। उनके मौत के बाद शव को दिल्ली ले आया जाता है और कड़ी सुरक्षा के बीच उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। निर्भया के दोस्त को कुछ दिन इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इधर दिल्ली पुलिस अपराधियों के तलाश में इधर उधर छापा मार रही थी और घटना के रिपोर्टिंग के 24 घंटे के अंदर ही सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीसीटीवी के जरिए पुलिस बस की भी पहचान कर लेती है और इसके आधार पर उसके ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और राम सिंह के बयान के आधार पर एक के बाद एक कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार अपराधियों में 20 साल का राम सिंह, 26 साल का उसका भाई मुकेश सिंह, इसके अलावा 20 साल के विनय शर्मा को भी गिरफ्तार किया जाता है। 19 साल के पवन गुप्ता को भी गिरफ्तार किया था, जो फल बेचने का काम करता था। 28 साल के अक्षय ठाकुर को उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किया था। और छठा अपराधी, शुरू में इस अपराधी का नाम पब्लिक में नहीं बताया गया था क्योंकि वो गिरफ्तारी के समय 17 साल और कुछ महीनों का था और कानूनी हिसाब से वो एक नाबालिग था, इसलिए उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। बाद में खुलासा होता है कि इस नाबालिग का नाम मोहम्मद अफरोज था। इसे आनंद विहार टर्मिनल से गिरफ्तार किया जाता है। इन सबों का कुछ महीनों पहले दोस्ती हुई थी और घटना वाली रात को ये सब पार्टी करने के मूड में निकले थे और बहुत ज़्यादा शराब पी रखे थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि निर्भया से पहले 35 साल के रामधीर सिंह नाम के एक कॉरपोरेटर को पहले बस में बैठाया, फिर पैसे और मोबाइल छीन लिए थे। रामधीर सिंह लूट की जानकारी पुलिस को भी देते हैं, मगर पुलिस रामाधीर सिंह के बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर उसी समय पुलिस इसे तुरंत संज्ञान में लेकर खोजबीन करती तो इतना बड़ा हादसा होने से रुक सकता था। खैर, उसके बाद सभी अपराधियों की पहचान कराई जाती है और निर्भया के दोस्त अमरिंदर प्रताप सभी को पहचान लेते हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई करनी शुरू कर देते हैं। इसी बीच 11 मार्च 2013 को राम सिंह, जो बस ड्राइवर था, वह जेल में ही खुदकुशी कर लेता है। इसके अलावा 1 सितंबर 2013 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा मात्र 3 साल की सजा के तौर पर सुधार गृह भेज दिया जाता है और बाकी बचे 4 अपराधियों पर बलात्कार और हत्या समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला चलता है और फाइनली 13 दिसंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उन सभी को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। इसके बाद अपराधियों द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में मौत की सज़ा के खिलाफ
अपील करते हैं, जहां 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट भी निचली अदालत की सज़ा को सही ठहराते हुए फांसी की सज़ा को बरकरार रखती है। इसके बाद ये सभी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 5 मई 2017 को फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद ये सभी अपराधी एक के बाद एक अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए बचने की पूरी कोशिश करते हैं। फाइनली सभी दरवाज़ा बंद होने के बाद चारों अपराधियों को 20 मार्च 2020 को सुबह के 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। निर्भया के 4 अपराधियों को तो फांसी हो गई थी और एक ने तो खुदकुशी कर ली थी। फिर एक का क्या हुआ था? जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, उस घटना के वक्त एक आरोपी नाबालिग था। उसे सिर्फ 3 साल की सज़ा हुई और उसे सुधार गृह भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसका नाम मोहम्मद अफरोज़ था और उसे नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपये और एक सिलाई मशीन दी जाती है, जिससे वह अपनी ज़िंदगी गुजार सके। फिलहाल अफरोज़ कहाँ रह रहा है, आधिकारिक रूप से किसी को पता नहीं है, क्योंकि देश के कानून के मुताबिक नाबालिग अपराधी की सुरक्षा करना भी कानून की ही जिम्मेदारी है। इस पर क्या ही कहा जाए। दुनिया इस केस को निर्भया केस के नाम से जानती है, पर कई महीनों तक उसका असल नाम मालूम नहीं था। इसकी वजह यह भी थी कि भारतीय कानून के हिसाब से बलात्कार पीड़िता का असल नाम जाहिर करना गैर कानूनी है। इसलिए उस समय मीडिया उनका काल्पनिक नाम निर्भया या दामिनी जैसे नाम दिए, मगर ये भी प्रावधान है कि उनके माता पिता चाहे तो उसका सही नाम जाहिर कर सकते हैं। और उनके माता पिता ने कहा उनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिनसे उनकी पहचान छिपानी पड़े, बल्कि हमारी बेटी ने जिस बहादुरी से दरिंदों से मुकाबला किया, हमें तो उन पर गर्व है। फिर निर्भया के पिता ने मीडिया से उनका असल नाम बताया था। हमारी इस कहानी के निर्भया का असल नाम ज्योति सिंह था। इस कामना के साथ कि ज्योति की आत्मा को शांति मिले। इस कृत्य पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें सपोर्ट करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। जय हिंद।